से मारते हैं ना, वो कुत्ते वाला मेरे बेटे का हाल किया सर, कुत्ते वाला। तो आप देख लीजिए मेरे बेटे का कुत्ते का हाल किया उन्होंने, इतना मारा। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से शुरू हुआ यह बवाल मलकी सिंह की हत्या का कारण बन गया। इस बात को भले से छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौके पर जाकर जब मैंने खुद लोगों से पूछताछ की, परिजनों से बात की, उस दर्द को समझने की कोशिश की, तो हालात बेहद तनावपूर्ण लगे। और वो सच्चाई जो आम तौर पर छिपाई जाती है, हमारी कोशिश थी कि सब कुछ सच सच सबके सामने रखा जाए। भिलाई के मलकी सिंह हत्याकांड के बाद जो तस्वीरें नज़र आ रही है, जिस तरह के माहौल और हालात पैदा हुए, वहाँ दर्द के साथ जो राजनीति हो रही है उसे भी हमें समझना होगा। सीएम भूपेश बघेल का एक बयान आया जहां उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी से धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। सीएम भूपेश बघेल के उस ताज़ा बयान को हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में और क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। राजनीति की सुचिता के लिए लगातार हम उन तस्वीरों को प्रस्तुत करते हैं जिससे पता चले कि स्वस्थ राजनीति देश और समाज के लिए कितनी बेहतर है। लेकिन भिलाई की जो दर्द से भरी तस्वीरें आप देख रहे थे वह मलकी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति खूब हुई। अंततोगत्वा बेबस परिवार 10 लाख रुपए के मुआवजे और ठेके पर एक नौकरी से मान गया। परिवार बेबस था, परेशान था, लोग तनाव में थे। हालात को हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं, आखिर किसी की ऐसी वहशी मानसिकता कैसे हो सकती है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर अपने ही देश के किसी युवा के साथ इस तरह की बर्बरता करे। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर किसी को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये बात छुपाने की कोशिश की जा रही है कि मामला कुछ और था। कोई नशे की बात कहता है तो कोई कुछ और, लेकिन सच्चाई दबी जुबान में ही सही। हमने समझने की कोशिश की, हालात को समझा और उसके बाद पता चला कि यहाँ राजनीति कुछ इस कदर हावी हो गई कि सच को भी दबाने की भरसक कोशिश हुई। अंततोगत्वा पूरा सच आज तक सामने नहीं आया कि 15 सितंबर की ढलती शाम अंधेरे में आईटीआई ग्राउंड में हुआ क्या था। फिलहाल मलकी सिंह की अंत्येष्टि के साथ सब कुछ शांत सा हो गया है। जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का माहौल है और उसके पहले सियासी बिसात पर जो मुहरें चली जा रही है, जिस तरह के दांव चले जा रहे हैं, उसे भी हम लगातार समझ रहे हैं। भिलाई में कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र यादव, जो मौके पर आना नहीं चाह रहे थे। लोगों का आक्रोश था, स्वाभाविक है, ऐसे माहौल में नेताजी क्यों आते। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जो मौके पर डटे रहे। मांग की जा रही थी उनकी ओर से और परिजनों की ओर से कि 50 लाख रुपए से कम पे हम नहीं मानेंगे, सरकारी नौकरी भी चाहिए। लेकिन हुआ एकदम इसके उलट। 10 लाख रुपए के मुआवजे के अलावा एक ठेके वाली नौकरी पर बात बन गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने खुलकर अपनी पार्टी की ओर से साथ देने की बात कही। यही बातें उन्होंने परिवर्तन यात्रा के दौरान मंच से भी कही। अरुण साव क्या कुछ कह रहे हैं उसे हमें समझना होगा। अभी कल भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कही तो एक सरदार लड़का मलकीत सिंह बोला इतना मारीन मार मार के जमीन में गिराइन और ऊपर खड़ा होके कूद के वो लड़का के ऊपर वो अपराधी मन नाचे है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध होते हैं। चुनाव के मौसम में विपक्ष जब इतना आक्रामक हो, खुल के आरोप लगा रहा हो, ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से सीएम भूपेश बघेल कहां चुप रहने वाले थे। पत्रकारों ने भी उनसे चुनकर प्रश्न किया तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिए। ये कह रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर जो है युवक की हत्या हो रही है। वो कह रहे कि बीरलपुर जैसी स्थिति, ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बात हुई है उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है। और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं। उसके बाद भी राजनीति की जाती है तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। बीते 14 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा हुआ था और उस मंच से टी.एस. सिंहदेव बाबा जो कि जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने पूरे होशो हवास में बिना इफ बट लगाए, बिना किसी राग लपेट के साफ तौर पर कहा था कि हमने हमेशा केंद्र के मार्गदर्शन में काम किया और मैं ये कहने से नहीं चूकता कि केंद्र ने कभी
भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब पता चला है कि टी.एस. सिंहदेव बाबा ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से माफी मांगी है। पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा से माफी मांगी और उसके बाद जो डैमेज हुआ उसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। आगे क्या कुछ होगा इसे भी अब समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल टी.एस. सिंहदेव बाबा के इस बयान के बाद तेलंगाना में चल रही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने टी.एस. सिंहदेव के बचाव में प्रोटोकॉल और सद्भावना वाली बात कहते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि टी.एस. सिंहदेव ने प्रोटोकॉल का पालन किया और जयराम रमेश ने कहा कि वो प्रधानमंत्री की तरह सार्वजनिक मंच में आलोचना नहीं करते। भले से अब बचाव की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आ सकते। अब वास्तव में इस बयान से काफी बड़ा खेला होने वाला है। अभी विधानसभा के चुनाव है, इसके बाद लोकसभा के चुनाव है। जब जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर साफ साफ कह दिया तो उसके बाद अब माफी की बात आ रही है और अब इस माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कद्दावर विधायक बृजमोहन अग्रवाल का भी एक बयान सामने आया है। अब बृजमोहन अग्रवाल की उन बातों पर गौर करें, उसके बाद टी.एस. सिंहदेव की बातों को भी हमें समझना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। वो बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि टी.एस. सिंहदेव जी समय समय पर जो सही बात है उसको कहते हैं और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार से, क्योंकि वो ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि केंद्र सरकार से सभी प्रकार का सहयोग हमको मिलता है। और इसके बाद किसी मंत्री से माफ़ी मांगने का आग्रह करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या है। लोगों के जो बोलने का अधिकार है उसको रोकने का काम है और अब पूरी कांग्रेस पार्टी टी.एस. सिंहदेव जी के बयान के बाद में खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी सहित सभी बेनकाब हो गए हैं। टी.एस. सिंहदेव बाबा की राजनीति को करीब से जानने वाले लोगों से हमने बात की, तब उन्होंने बताया कि टी.एस. सिंहदेव बाबा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन तमाम विपरीत हालातों के बावजूद वो मीडिया के सामने खुलकर एक नहीं कई बार कह चुके थे कि मैंने आला कमान के सामने अपनी बातें रखी है। ऐसा करते करते लगभग 2 साल का समय बीत गया। जून 2021 से लेकर 2023 तक उनके अनेक बयानों को हमने राष्ट्रबोध के माध्यम से भी कई बार दिखाया, लेकिन अब जब टी.एस. सिंहदेव अचानक से डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए तब सरगुजा की आम जनता उनके साथ नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पहले लग रहा था कि टी.एस. सिंहदेव बाबा या तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या अपने साथ हुए राजनीतिक अन्याय का बदला लेंगे, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ और टी.एस. सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बन गए। वो उनका अपना निर्णय था, लेकिन उस निर्णय के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की सभा में जो कुछ कहा सोच समझ के कहा और जानबूझ के कहा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो सेल्फ गोल नहीं कर सकते। टी.एस. सिंहदेव जब ये बातें कह रहे थे तब उस वक्त मंच में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ जोड़ के उनका अभिवादन किया और एक तरीके से उनके प्रति सहानुभूति भी दिखाई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसे देखने समझने के बाद आम आदमी तो यही समझेगा कि राजनीति हमारे बस की बात नहीं है। दरअसल राजनीति में बहुत सारी बातें संकेतों की भाषा में कही जाती है। टी.एस. सिंहदेव बाबा के इस व्यवहार को समझने के लिए राजनीतिक पंडित भी पशुपेश की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त टिकट वितरण को लेकर जिस तरह की मारामारी चल रही है, जिस तरह का सिर फुटबॉल हो रहा है, दरअसल प्रत्याशी चयन एक टेढ़ी खीर माना जा रहा है, खासकर कांग्रेस में, जहां 2800 दावेदारों को सामने लाया गया है, उनसे आवेदन लिए गए और अब जब उन आवेदनों को काट कर सिर्फ 90 लोगों को टिकट मिलेगी, तब आप समझ सकते हैं कि करीब 2700 लोग जिन्होंने दावेदारी की थी, क्या वो वाकई कांग्रेस के प्रति ईमानदार होंगे। कांग्रेस हो या भाजपा, ऐसी दावेदारी वैसे काफी मायने रखती है, क्योंकि यदि टिकट नहीं भी मिली तो ठेका, सप्लाई और दूसरे लाभ प्रतिसाद के कामों में आगे चलकर आसानी होगी। शायद यही कारण रहा होगा कि बड़ी संख्या में लोग दावेदारी करते हैं। यदि कुछ हो ना हो, कम से कम उनके मोहल्ले में तो उनकी राजनीतिक पैठ मानी जा सकती है। कम से कम वो बोलने के लिए तो रहेंगे कि हमने भी दावेदारी की थी। अब टिकट वितरण को लेकर यदि मैं भाजपा की बात करूं तो करीब महीना भर पहले जिन 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, उनके लिए दावा किया जा रहा है कि अधिकांश के मोबाइल नंबर बंद हैं। उनके ऊपर काफ़ी दबाव है, तनाव है, क्षेत्र में जाना है, काफ़ी लंबा समय है, लगातार दौरे किए जा रहे हैं। इसके अलग अलग राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 21 में से 16 नए लोगों को टिकट देकर एक नया प्रयोग कर रही है। ऐसे प्रयोग आगे भी जारी रहेंगे और खासकर यहाँ जिस तरह से जातिगत समीकरण का ख्याल किया गया, वैसे ही समीकरण का ख्याल
आगे भी रखा जाएगा। एकदम से नए चेहरों को जो मौका देने की कवायद हो रही है, वहाँ कोशिश की जा रही है कि कुछ पुराने छत्र स्वेच्छा से मैदान से हट जाए, खासकर ऐसे लोग जो चुनाव हार चुके हैं और ऐसे भी जो कि दागी हैं लेकिन चुनाव जीत के आ चुके हैं। पिछले बार डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, खुल करके सारी बातें सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन यदि अब डॉक्टर रमन सिंह 2023 में भी चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर से संदेश तो यही जाएगा कि वो मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी चेहरे पर चुनाव लड़ने से इनकार किया है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह चूंकि 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, जाहिर तौर पर जनता में इसका एक मैसेज तो जाएगा। भाजपा के अधिकांश जमीनी कार्यकर्ताओं का आक्रोश डॉक्टर रमन सिंह और उनके साथ के पुराने छत्रपों से अभी भी बना हुआ है। जब रणनीतिकार कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी को नया कलेवर दिया जाए, तो ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह का क्या किया जाए, एक ये बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी मिल सकता है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। खासकर महिला आरक्षण का जो बिल लाया जा रहा है, वह विधानसभा चुनाव के लिए भी तुरूप का इक्का साबित हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी चुनाव में ट्रिपल तलाक का मुद्दा काम कर गया और मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार भी सरकार बनी। इसके अलावा आम जनता में एक बड़ा प्रश्न अभी भी यह कायम है कि क्या वाकई विधानसभा चुनाव समय पर होगा या लोकसभा चुनाव समय से पहले होगा, क्योंकि एक देश से एक चुनाव की जो कवायद चल रही है, इस वक्त संसद का विशेष सत्र चल रहा है, 5 दिन का सत्र पहली बार बुलाया गया और जो कवायद की जा रही है उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है। इससे पहले भी मोदी सरकार खासकर अपने विरोधियों को हतप्रभ करने में या चौंकाने में पीछे नहीं रही है। अचानक से लिए गए उनके कुछ बड़े फैसले, जिसमें नोटबंदी जैसा एक कानून है, तमाम तरीके की ऐसी कवायद वो पहले कर चुके हैं। यदि संसद के पटल से धारा 370 और जीएसटी जैसे नए कानून बनाने के लिए भी एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की पहल शुरू हो जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार एक बार फिर सफल हो सकती है। हालांकि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष से भी मोदी सरकार को सहयोग मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इसका फायदा विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन यदि समय से पहले लोकसभा चुनाव होते हैं, तब भी क्या मोदी सरकार को इसका फायदा मिलेगा? तमाम तरह के सर्वे तो यही बता रहे हैं कि अभी भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की और वो लगातार सर्वे में नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो आम मतदाता जब मोदी सरकार के नाम पर वोट देगा, तब झुकाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जाहिर तौर पर वहां भाजपा का वोटिंग परसेंटेज कुछ उनके पक्ष में नजर आएगा। इन सब कवायदों और राजनीतिक आशंका कुशंका के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार नए प्रत्याशियों को मौका देने की और कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में, जहां से अमरजीत भगत विधायक हैं, मंत्री हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने राम कुमार टोप्पो जैसे एक बीएसएफ के सिपाही को मैदान में उतारने की तैयारी की है। इसे लेकर पहले राम कुमार टोप्पो से इस्तीफा दिलवाया गया। वो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, युवाओं में काफी अच्छा क्रेज है। बीती 15 सितंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का दूसरा भाग शुरू हुआ, उसे शंखनाद रैली का नाम दिया गया। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। उनकी रैली में शामिल होने के लिए राजकुमार टोप्पो के काफिले के साथ 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नए चेहरों को सामने लाने के लिए और नए प्रयोग के लिए कुछ नई कवायदें कर रही है। इसका श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रभारी ओम माथुर को, जो लगातार ऐसे ही नए नए प्रयोग कर रहे हैं। उनके प्रयोग की परिणति है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट आने जा रही है, उसमें भी नए चेहरे हैं। हमारे पास कई सारे नाम आ चुके हैं, लेकिन चूंकि जानकारी अधिकृत और पुष्ट नहीं है, इसलिए हम खुलकर उन नामों को नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कवायदों के कारण ही कांग्रेस भी अपनी इस पहली सूची जारी करने में हाँ नहीं और अब और तब में लगी हुई है। राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती को हम बहुत करीब से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए इसमें क्या भला है, कौन से अच्छे कैंडिडेट सामने आ सकते हैं जो देश और समाज का भला करें। आज तक तो होता यही आया कि राजनीति में लोग आते ही इसलिए हैं, ऐसी मानसिकता तैयार हो चुकी है कि वो उनकी कमाई हो सके, ओहदा बन सके, उनके पावर बढ़ सके। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। साफ सुथरे और पढ़े लिखे लोगों को लोग राजनीति में देखना चाहते हैं, जिससे देश और समाज का भला हो। राष्ट्रबोध इस आंदोलन का एक हिस्सा है। हम चाहेंगे कि आप ऐसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।